ये जनता को गुमराह करने की साजिश है, चाहे वो पक्ष की कह लीजिए या विपक्ष की कह लीजिए। परिसीमन पर जो लगी रोक है वो 2026 तक की ही रोक है। आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा सीटें भी हर 10 साल बाद बढ़ेंगी। अगर परिसीमन तमिलनाडु में हो या बिहार में हो या बंगाल में हो तो एक दूसरे राज्यों को क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक डरावनी स्थिति है भारत के लिए कि भारत का भविष्य लोकतंत्र में किस तरफ जा रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। परिसीमन प्रक्रिया को लेकर देश में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसी बीच विपक्ष की तरफ से इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो साउथ इंडिया है यानी कि जो दक्षिण भारत है उसको काफी नुकसान होगा परिसीमन प्रक्रिया से। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ आयुवा के फाउंडर है रुद्र प्रताप सिंह है। तो सबसे पहले सर आपका हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी मुद्दे पर इनसे चर्चा करेंगे। तो सर सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं आपसे, परिसीमन प्रक्रिया को लेकर जो विपक्ष है उसने अलग अलग नैरेटिव सेट किया है। ठीक है, केंद्र सरकार की तरफ से अलग डेफिनेशन दी जा रही है, लेकिन जो आम जनता है, जो आम लोग है, वो कैसे समझे इस चीज? देखिए, डिलिमिटेशन को लेकर कोई परिभाषा देने की जरूरत नहीं है कि संविधान में इसको पूरी तरह से परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 82 इसके लिए बनाया गया है कि जब जब देश में जनगणना के आंकड़े आएंगे उसी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में परिसीमन लागू होगा और उसी आंकड़ों के अनुसार सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसमें किसी को कोई परिभाषा देने की जरूरत नहीं है और ये प्रक्रिया हमारे यहाँ अपने आप से लागू होने वाली प्रक्रिया है और हमने 3 बार अपनाया है। जैसे 1952 में देखेंगे, 62 में देखेंगे और 72 में देखेंगे तो डिलिमिटेशन सुचारू रूप से चला और उसी के आधार पर आज वर्तमान में जो हमारी सीटें हैं उसी के आधार पर है। उसके बाद उसको रोक करके बढ़ाते बढ़ाते आज हम 2026 में आ गए हैं। तो इसमें पक्ष विपक्ष की कोई परिभाषा देने की जरूरत ही नहीं है। सीधा जनसंख्या पर आधारित है। जितनी जनसंख्या होती है उसी के अनुपात में सीटें डिसाइड करी जाती हैं और उसमें सरकार का या किसी विपक्ष पक्ष का कोई योगदान नहीं है। एक परिसीमन आयोग बनता है, वो अपनी सिफारिशें लागू करता है और उसी के आधार पर सीटें बढ़ा दी जाती हैं। ये जो बार बार नैरेटिव मैं बार कह रहा हूं, ये जनता को गुमराह करने की साजिश है, चाहे वो पक्ष की कह लीजिए या विपक्ष की कह लीजिए। किसी भी चीज को, जो चीज संवैधानिक है उस चीज को आप 50 साल से रोक करके और आज ये परिभाषा आप दे रहे हैं कि दक्षिण भारत को नुकसान हो रहा है या उत्तर भारत को फायदा हो जाएगा। अब तक किसको फायदा हो रहा था? पिछले 50 साल में अगर इसको रोका गया तो व्यक्तिगत तौर पर किसको फायदा हुआ कि जो 50 साल रोका गया? क्योंकि आज अगर वर्तमान में 543 जो सीटें हैं 1971 की जनसंख्या के आधार पर हैं और उस समय देश की जनसंख्या केवल 54 करोड़ थी। तो 54 करोड़ के आधार पर हमारे पास 543 सांसद हैं। आज अगर वर्तमान में हमारे पास जनसंख्या 145 करोड़ है तो सांसदों की संख्या 1450 होनी चाहिए, वो चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में हो या पूर्व में हो या पश्चिम में हो। तो जो ये 900 सांसद नहीं हैं उसका फायदा व्यक्तिगत तौर पर किसको हुआ? देश को तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर देश को फायदा होता तो संविधान में ये व्यवस्था लागू ही नहीं करी गई होती। परिसीमन की व्यवस्था इसीलिए तो देश में लागू करी गई कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी के अनुपात में सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो आप 50 साल रोक करके आज आप ये लॉजिक दे रहे हैं कि दक्षिण को नुकसान होगा, उत्तर को फायदा होगा। अब तक तो पूरे देश को नुकसान हो रहा है। हम कह रहे हैं कि चलिए उत्तर को फायदा होगा या दक्षिण को नुकसान होगा। अब तक तो 100% पूरे देश का नुकसान हो रहा था। तो इस पर क्यों विपक्ष नहीं बोल रहा था? तो केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, किसी व्यवस्था को लंबे समय से टालने के लिए इस तरह के कुतर्क देना मुझे लग रहा है किसी भी तरह से समझ से परे है। रुद्र जी, जिस तरीके से परिसीमन को लेकर अब बात हो रही है, चर्चा भी हो रही है, लेकिन इस वक्त परिसीमन प्रक्रिया की जरूरत पड़ी क्यों? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि परिसीमन पर जो लगी रोक है वो 2026 तक की ही रोक है और अप्रैल में इसकी रोक को खत्म होने का टाइम आ गया है। जैसे अभी हम अगर परिसीमन के इतिहास पर जाएंगे तो परिसीमन पर रोक 1976 में लगाई गई 25 सालों के लिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और देश में इमरजेंसी लगा था। उस दौरान परिसीमन पर 25 साल का रोक लगा करके 2001 तक कर दिया गया। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस परिसीमन को बढ़ाकर 2026 कर दिया गया। तो 2026 में जो ये परिसीमन पर लगी रोक है वो अपने आप समाप्त हो रही है। अब सरकार के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो परिसीमन की व्यवस्था लागू हो जाए, उसके लिए सरकार को कुछ नहीं करना है क्योंकि जो लगी हुई रोक है अपने आप खत्म हो जाएगी और परिसीमन आयोग अपने आप एक्टिव हो जाएगा। आपको इस जनगणना के बाद आपको परिसीमन कराना ही पड़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए आपको बिल लाना पड़ेगा।
अगर इस प्रक्रिया को आप 26 से बढ़ाना, अगर 26 में नहीं लागू करते हैं तो उसका एकमात्र तरीका ये होता है कि अब आप संसद में बिल लाएंगे और उस बिल को पास करके इसको लागू कराने के लिए समय सीमा को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे हम 50 साल बढ़ा कर लाए। तो इसलिए अब इसकी सुगबुगाहट हो रही है और ये जो नैरेटिव पहले से गढ़ा गया था, आज की बात नहीं है। जैसे आपने जो सवाल पूछा कि उत्तर को नुकसान होगा या फायदा होगा या दक्षिण को नुकसान होगा, ये नैरेटिव पिछले 50 सालों से गढ़ा गया है। इसी के आधार पर मैंने क्या कहा कि उत्तर को नुकसान हो, दक्षिण को फायदा, जो भी हो वो बात का विषय है, लेकिन पूरे देश को 900 सांसदों का नुकसान है ना। और उसमें भी एक लॉजिक में और आपको बता रहा हूं कि जो एक कुतर्क दिए जा रहे हैं उसके विषय पर विधानसभा में भी परिसीमन लागू होता है। आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा सीटें भी हर 10 साल बाद बढ़ेंगी अगर जनसंख्या बढ़ती है तो अगर परिसीमन का नुकसान उत्तर भारत को, दक्षिण भारत को हो रहा है, लोकसभा में नुकसान होगा, विधानसभा में तो नुकसान होता नहीं। अगर परिसीमन तमिलनाडु में हो या बिहार में हो या बंगाल में हो तो एक दूसरे राज्यों को क्या फर्क पड़ता है? उससे राज्य के बाहर किसी स्थिति बदल नहीं रही है कि उनका केंद्र में प्रभाव घट जाएगा। तो अगर परिसीमन की व्यवस्था को लेकर के सरकारें, विपक्ष या जो भी सत्तारूढ़ दल हैं या विपक्ष की पार्टियां हैं इतनी गंभीर होती तो उसको विधानसभा में क्यों नहीं लागू करा रही हैं? अगर आज परिसीमन की व्यवस्था लागू हो जाए तो उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ की आबादी के अनुपात में 1200 सीटें विधानसभा की होनी चाहिए, तो 1200 में 3 राज्य बनने कंपलसरी हैं। तो ये मैंने क्या कहा कि ये 50 सालों से एक बहुत बड़ी तरीके से साजिश के तहत इसको रोक लगाई गई है और ये नैरेटिव बार बार यही चलाया जा रहा है कि उत्तर के राज्य उसका विरोध कर रहे हैं, उत्तर के राज्य विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं उत्तर के राज्य विरोध कर रहे हैं, सॉरी दक्षिण के राज्य विरोध कर रहे हैं, उत्तर के राज्य इसके समर्थन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई हम कह रहे हैं दक्षिण के राज्यों का नुकसान हो रहा है, वो बेचारे उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मैं मान रहा हूं उनको हो रहा है। उत्तर भारत जिसको फायदा होने वाला है, उत्तर भारत का कोई राजनीतिक दल इस पर क्यों नहीं बोल रहा है? इसका मतलब यह है ना कि राजनीतिक फायदा कुछ और है, तभी तो आप नहीं बोल रहे हैं। जहां आपको फायदा होना चाहिए वहां आप नहीं बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसमें दाल में काला है, तभी तो आप नहीं बोल रहे हैं। तो सारी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इसको कैसे टाला जाए, क्योंकि सरकार इसके टाइम को बढ़ाने के लिए ही बिल लाएगी, क्योंकि अगर नहीं लाना होता तो अपने आप वो खत्म हो जाएगा, फिर अपने आप परिसीमन व्यवस्था लागू हो जाएगी। लोकनाथ जी, विपक्ष की तरफ से एक आरोप और लगाया जा रहा है, एक और आरोप लगाया जा रहा है। आरोप ये है कि जो ये परिसीमन प्रक्रिया है इसमें क्या होगा, जो हिंदू बहुल इलाके हैं उनको 2 विधानसभाओं में बांट दिया जाएगा और जो अल्पसंख्यक है उनका एक विधानसभा बना दी जाएगी। तो इसको लेकर भी बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो उत्तर भारत है, जैसा मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ आपसे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में लंबी खाई पैदा हो जाएगी। इस पर क्या लग रहा है, मतलब क्राइटेरिया क्या है? जनसंख्या के बेसिस पर ही हो रहा है या फिर कोई और क्राइटेरिया भी है जिसके माध्यम से इस प्रक्रिया को किया जाता है? देखिए, ये बहुत सरल सी बात है कि केवल इसका आधार जनसंख्या होता है और जनसंख्या के आधार पर होने का मतलब ये होता है कि जब जनसंख्या बढ़ती है, हर चीज़ों में कहीं पे भी जब संसाधन किसी तरीके से काम करते हैं, जनसंख्या बढ़ती तो संसाधन आपको बढ़ाने पड़ते हैं। उसी तरह से परिसीमन की व्यवस्था है, ये सिर्फ जनसंख्या के आधार पर होता है। क्षेत्र कैसे बढ़ता है उसके एग्जाम्पल से मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए आज उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 लोकसभा सीटें हैं, अगर ये लोकसभा बढ़ करके 100 हो जाएंगी तो क्षेत्र तो वही रहेगा। तो 80 को जब 100 में कन्वर्ट किया जाएगा तो सबके क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा सबके क्षेत्रों से वो लेगा, तभी तो 100 किया जाएगा। तो वो एक सामान्य, मैंने क्या कहा, ये जितनी भी लॉजिक है ये है ही नहीं, क्योंकि ये लॉजिक तब आप काम में आएगी जब परिसीमन लागू हो जाएगा। जब तक लागू ही नहीं हुआ है, मैंने क्या कहा कि 50 सालों से आपने रोक रखा, जब लागू होगा आप हिंदू मुस्लिम सीट का एरिया कटना, ये तो व्यवस्था बीच पहले भी हुई है। 2001 में जो परिसीमन को आंशिक तौर पर लागू किया गया था उसमें सीटें नहीं बढ़ाई गई थी, केवल क्षेत्र बांटे गए थे, तो वो तो पहले भी हो चुका है। और इससे डर करके आप परिसीमन पर रोक लगा देंगे। पूरे लोकतंत्र में 90 करोड़ लोगों को अगर आप लोकतंत्र से बाहर कर देंगे, अगर सच्चाई समझा जाए तो 1971 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति इस लोकतंत्र का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े थे 1971 के आधार पर लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद पैदा हुआ आदमी कैसे लोकतंत्र में आया? तो आप 90 करोड़ लोगों को लोकतंत्र से बाहर करके और आप कह रहे हैं कि आज कि मतलब दक्षिण को फायदा नुकसान हो रहा है, उत्तर को फायदा हो रहा है। इस लॉजिक में कह रहा हूं कि अगर हो रहा है तो इस पर बैठक होनी चाहिए, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होकर के उसका जो बेहतर समाधान है वो निकाला जाना चाहिए। ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा ना। आपने कभी भी अपने इतने पत्रकारिता के समय में परिसीमन पर चर्चा सुनी है?
परिसीमन का चर्चा शब्द नहीं ठीक है, पता है। मैंने देखिए अभी शुरू हुई है, जब लोकसभा में सीटें बढ़ाने की बात मैंने क्या कहा, वो भी उसके बात बाद से वो ही भी ये बात वो भी बातें एक काल्पनिक बातें हैं, केवल बातों में चल रहा। मैंने क्या कहा, इतना गंभीर विषय है ये कि जिससे लोकतंत्र उत्पन्न होता है। आप अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूं कि देश में लोकतंत्र कब लागू होता है, जब पहली बार परिसीमन होता है, और 1952 में जब परिसीमन के बाद चुनाव होता है तब देश में लोकतंत्र लागू होता है। क्योंकि उसके पहले जब तक आप चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं लाएंगे, लोकतंत्र नहीं माना जाता है। आज राष्ट्रपति अपने देश में है, राष्ट्रपति शासन लगाना लोकतांत्रिक परंपरा में क्या अच्छा माना जाता है? नहीं माना जाता है ना, है राष्ट्रपति ने। क्योंकि हमारा देश का लोकतंत्र इसलिए बड़ा माना जाता है कि इसमें जो सांसदीय प्रणाली है, जो विधायिका है, उसके महत्व को बड़ा माना गया है। क्योंकि विधायिका जनप्रतिनिधियों को सीधा चुनकर लाती है, जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं सीधा जनता चुनती है और उसके माध्यम से लाते हैं। तो हमारा लोकतंत्र लागू होता है परिसीमन के बाद, और उस परिसीमन को हमने 50 साल से रोक रखा है। तो आप एक बार बताइए कि हम लोकतंत्र में किस आस्था के साथ काम कर रहे हैं, और उसकी जगह काम कौन कर रहा है? आज अगर परिसीमन पुराने आंकड़ों के आधार पर लागू होता है तो लोकसभा की 1450 सीटें होंगी। हमारे लोकसभा में बैठने की जगह है नहीं है, 800 कुछ लोगों की जगह बनाई गई। क्यों बनाई गई? दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि परिसीमन हर जनसंख्या के बाद लागू होगा। हम कह रहे हैं चलिए आज आप वर्तमान में जो भी सीटें बना करके आज परिसीमन करा लेते हैं, अगला परिसीमन तो फिर 10 साल बाद होगा ना, फिर सीटें बढ़ेंगी। तो आप क्या अगले 10 साल बाद नया संसद भवन बनाने वाले हैं? अगर हम परिसीमन की व्यवस्था को इतने महत्वपूर्ण तरीके से इतने सीरियस लेने वाले हैं तो हर 10 साल बाद सीटें बढ़ेंगी। तो आप क्या कर पाएंगे? आज आप एक बार बताइए कि अपने देश में कितने राज्यों ने अपनी नई विधानसभा बना ली है? नहीं बना पाए ना, क्योंकि आप गंभीर नहीं हैं लोकतंत्र को लेकर के। अगर गंभीर होते तो हर जब 10 साल बाद सीटें बढ़नी है तो आपकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। अगर ये सांसद भवन जो बनाया गया था इसकी क्षमता कम से कम 2000 सीटों की होनी चाहिए, क्योंकि आप अगले 50 सालों में या कुछ जो पिछला हमारा संसद भवन है वो 100 सालों बाद नया बना। तो अब आप इसको ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन बाद नया बना देंगे, तो उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए थी ना। तो अगर नहीं प्लानिंग है तो इसका मतलब आप गंभीर नहीं है, क्योंकि आप अगली बार भी परिसीमन नहीं कराएंगे। परिसीमन की व्यवस्था हर 10 साल में करानी है और हर 10 साल में सीटें बढ़ेंगी क्योंकि जनसंख्या बढ़नी है। तो इसको लेकर के लोग राजनीतिक दल गंभीर नहीं है, ये तो मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि उनको व्यक्तिगत रूप से फायदा हो रहा है। जनता नहीं गंभीर है, ये सबसे बड़ा इस देश में है कि जनता का लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। अगर लोकतंत्र पे भरोसा होता तो लोग इस विषय पर चर्चा करते, इसकी बात करते कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। इस विषय पे लोगों की चर्चाएं होती, उस विषय पे सवाल पूछे जाते। तो मुझे लग रहा है कि लोग इस चीज को लेकर के गंभीर नहीं है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ 2023 में, 33% महिला आरक्षण बिल पास हुआ, वो बिना परिसीमन के लागू ही नहीं किया जा सकता। उसकी कंडीशन यही है कि पहले परिसीमन लागू होगा, फिर जनसंख्या महिला आरक्षण बिल लागू होगा। अगर परिसीमन को लेके हम गंभीर नहीं हैं तो महिला आरक्षण बिल का क्या महत्व है? हम अभी बात कर रहे हैं, अभी मैं वर्तमान में बात कर रहा हूं कि वर्तमान में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आप लिस्ट उठा कर देख लीजिए किसी पार्टी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। जीतने की बात तो बाद में होगी, जब आप टिकट ही नहीं दिए हैं तो चुनाव वो महिलाएं कैसे जीत सकती हैं? तो आप महिला आरक्षण को लेकर के कितने गंभीर हैं? राज्यसभा का चुनाव अभी हुआ है, आप उनके आंकड़े उठा करके देख लीजिए, जहां पर आप सीधे कर सकते हैं, अधिकांश सदस्य सीधे मनोनीत हुए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। कुछ जगहों पर भी चुनाव में थोड़ा सा आप कह सकती हैं कि स्थिति तनावपूर्ण थी, अदरवाइज सारे पार्टियों का क्लियर होता है। उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो अगर हम आधी आबादी के प्रतिनिधित्व के साथ इस तरह का मजाक कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, तो ये एक डरावनी स्थिति है भारत के लिए कि भारत का भविष्य लोकतंत्र में किस तरफ जा रहा है। देखिए, विपक्ष की तरफ से एक और बात कही जा रही है कि जो परिसीमन प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं 2019 की तैयारी 2029 की तैयारी इसको बताया गया है। क्या लगता है? नहीं, 2029 का सारे चुनाव परिसीमन के बाद ही होने चाहिए। जो परिसीमन की प्रक्रिया है उसका आधार यही है कि 2026 में परिसीमन पर लगी रोक खत्म हो रही है। उसके बाद जो जनगणना के आंकड़े आएंगे, जो अभी जनगणना चल रही है उसके आंकड़े 27 में आएंगे, तो उसी आंकड़े के आधार पर परिसीमन बनेगा। तो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट मेरे ख्याल से 28 में आ जाएगी, अगर सुचारू रूप से परिसीमन होता है। तो 28 के बाद सारे चुनाव परिसीमन के बाद होंगे।
तो उसमें विपक्ष का आरोप लगाने का है। तो अच्छी बात है अगर परिसीमन के बाद चुनाव होते हैं, क्योंकि तब आपका महिला आरक्षण बिल भी लागू हो चुका होगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी होगा, प्लस सीटें बढ़ेंगी तो देश के युवाओं को और बाकी और लोगों को, मैंने क्या कहा, एक चीज और भी सबसे महत्वपूर्ण है, रिजर्वेशन का जो फायदा मिलता है SC ST को, उनकी भी तो सीटें बढ़ेंगी। अगर सीटें बढ़ेंगी और उनकी सीटें रिजर्व हैं तो उसी अनुपात में उनकी सीटें बढ़ती हैं, तो उनका भी फायदा है, युवाओं को मौका मिलेगा, महिलाओं को उनको अधिकार मिलेगा और SC ST को उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। विपक्ष को तो इसको और मुद्दा को और उठाना चाहिए कि भाई इसको परिसीमन की व्यवस्था को जल्दी से लागू किया गया जाए और अच्छे तरीके से लागू किया गया जाए, क्योंकि जो पुराने आंकड़े हैं उसी के आधार पर अगर लागू होता है तो एक बहुत बेहतर व्यवस्था हमको मिलेगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर परिसीमन की प्रक्रिया होती है तो इसमें जो युवा हैं और जो अल्पसंख्यक है या ST SC वाले हैं उनको भी प्रॉफिट होगा, साथ में जो महिलाएं हैं उनको भी प्रॉफिट होगा। बिल्कुल होगा। महिलाओं 33% का जो आरक्षण है वो उन्हें मिल जाएगा। देखिए 33 उनको तो सीधा इसलिए फायदा होता है कि 33% आरक्षण उनको सीधे सीधे मिलता है। SC ST की अभी जो सीटें हैं वो जनसंख्या के अनुपात में ही हैं, तो लगभग भारत में 21-22% सीटें जो है SC ST के लिए रिजर्व हैं, तो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि परसेंटेज सीटें बढ़ेंगी तो परसेंटेज के अनुपात में बढ़ेगा। जो नई सीटें आएंगी तो नई सीटों में नए युवाओं को मौका मिलेगा, कम से कम सीटें बढ़ेंगी तो नई जगह पर उनको मौका तो मिलेगा। हम लोग NCR में बैठे हैं, अगर हम आज नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा में 5 लोकसभा सांसद होने चाहिए, 25 विधानसभा होनी चाहिए, जबकि एक सांसद और 5 विधानसभा है। तो अगर ये आंकड़े बढ़ते हैं तो इसका फायदा किसको होगा। जो लोग सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं, वो चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे SC ST का हो, सबको फायदा मिलता है। तो यही तो एक व्यवस्था थी। ये व्यवस्था क्यों लागू करी गई थी, इसीलिए लागू करी गई थी कि इस व्यवस्था से लोकतंत्र दिन प्रतिदिन और मजबूत होगा, लोकतंत्र से लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा, लोग अपनी बातों को रखेंगे। इसीलिए तो सांसदीय प्रणाली को हम लोग महत्व देते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज हमारे जाकर के संसद में उठाते हैं, विधानसभा में उठाते हैं। तो यही तो एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो लंबे समय से रुकी पड़ी है। तो रुद्र प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो परिसीमन प्रक्रिया को लेकर अब नई राजनीतिक बहस जो छिड़ गई है उस पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, तो वहीं पर केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि इससे महिलाओं को काफी फायदा होगा, जो युवा है उनको काफी फायदा होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।